तो लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 23 मई का पूरा देश इंतजार कर रहा है। हर लोकसभा सीट पर अलग अलग राजनीतिक दलों के उम्मीदवार लगातार अपने प्रचार को आगे बढ़ा रहे हैं और इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहुत ही खास मेहमान। हमारे साथ हैं उर्मिला मातोंडकर जी, जो कांग्रेस की उम्मीदवार हैं मुंबई नॉर्थ से। उर्मिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। और न्यूज नेशन की तरफ से इस लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच पहला सवाल यही कि चुनाव में उतरने की आखिर वजह क्या आपके लिए? चुनाव में उतरने की एकमेव वजह यह थी कि मैं आज पिछले 5 वर्षों में देख रही हूँ देश में सब तरह जो एक अहिष्णुता बढ़ गई है, नफरत की राजनीति फैलाई गई है, वो इस लेवल पर चली गई है कि हम लोग ये सब देख ही नहीं रहे हैं कि जो सारी विकास की बातें हुई, जहां हमें जाना था, जो हमको वायदे किए गए, क्या वो हो रहा है? हम लोग आपस में लड़ झगड़ने में और छोटी छोटी चीज़ों पर, धर्म और जात के राजकारण पर इतने बिजी हमको कर दिया गया है कि ये जो बड़े मुद्दे वायदे किए गए थे वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। और कोई तो आम आदमी उठकर इसके ऊपर भाष्य करना जरूरी था और इसलिए मैं ये सब करने के लिए यहाँ आई हूँ। बिल्कुल, लेकिन उर्मिला जी, शिवसेना एक विकल्प हो सकती थी, एनसीपी एक विकल्प हो सकती थी, बीजेपी भी कुछ हद तक एक विकल्प हो सकती थी महाराष्ट्र में। आपके लिए कांग्रेस क्यों? क्योंकि मेरी जो विचारधारा है वो कांग्रेस की विचारधारा से बहुत ज़्यादा करीब है और ये विचारधारा की वजह से मैं इस पॉलिटिक्स में आने की मैंने सोची है। क्योंकि हमारा देश का जो लोकतंत्र है, उसका जो संविधान है, उसे जो हमें दिए गए अधिकार है, उन सब में पढ़कर मैं पल पली बड़ी हूँ। तो आज जब मुझे दिख रहा है कि समाज में मुझे वो सब कहीं नहीं दिख रहा है, हमें आपस में सिर्फ लड़ाया झगड़ाया जाता है ताकि हम इन्हीं छोटी छोटी बातों में बिजी होकर बड़े चीज़ों पे सोचे ही नहीं। तो इसलिए, और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी रही है स्वतंत्रता के बाद कि जिसने सबको साथ में लेकर के विकास की ओर बढ़ने का प्रयास किया है। ये सोचकर नहीं किया है कि कौन आदमी किस धर्म का है, किस जात का है। तो इस वजह से बिल्कुल, मैं सवालों को आगे भी बढ़ाऊंगा, लेकिन उर्मिला जी, एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगा। अमूमन कोई शख्स जो राजनीति में नया नया आया हो, उसकी भाषण की शैली, उसके बोलने की शैली इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती है। क्या बहुत लंबे समय से आप तैयारी कर रही थी कि राजनीति में उतरना है, किस तरीके के भाषण दिए जाने हैं, किस तरीके से लोगों से जुड़ना है? सर जी, मेरा एक ट्विटर अकाउंट भी नहीं था अभी 72 आवर्स तक। मेरे ट्विटर अकाउंट पे कुछ एक 10-15 ट्वीट्स है। मैं सोशल मीडिया पर भी नहीं थी। मैं अपने लाइफ में बहुत खुश थी और बहुत आराम और ऐश कर रही थी। तो मेरा ऐसा कोई विचार नहीं था और इसकी सिंपल सी वजह यह है क्योंकि मुझे पता था कि बहुत कठिन क्षेत्र है और जितना कठिन है उससे ज़्यादा कठिन बनाया जाता है। और क्योंकि मैं एक औरत हूँ और एक एक्ट्रेस रह चुकी हूँ, तो मेरे लिए और भी कठिन बनाया जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर जब ये पक्ष हमारे ऊपर आज वार कर रहा है तो किसी भी लेवल पे वो झुक सकते हैं। तो मुझे इस सब चीज़ों का पता था, इसलिए मैं जहाँ तक हो सके इन सब चीज़ों से हमेशा दूरी थी। बल्कि एज एन एक्टर भी मैं बहुत ही रिक्लूसिव, ऐसा पहचानने वाले एक्ट्रेस में से थी। मैं बहुत ही कम इंटरव्यूज़ देती थी, बहुत कम मीडिया इंटरेक्शन मेरा रहा है, क्योंकि उस वक्त भी मैंने यही समझा है कि मेरी जो पब्लिक है, अगर वो मुझे पसंद करेगी तो मेरी फिल्में चलेगी और तो मैं आगे जाऊँगी। और आगे तो चली, 27 बरस की करियर तय कर चुकी हूँ। बिल्कुल, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ कांग्रेस के नेताओं ने आपसे संपर्क साधा हो। क्या बाकी राजनीतिक दल भी लगातार आपके संपर्क में थे इस उम्मीद के साथ कि उर्मिला मातोंडकर एनसीपी में शामिल हो जाएं, शिवसेना में शामिल हो जाएं, या बीजेपी के नेता भी लगातार संपर्क कर रहे थे? क्या था ऐसा? बहुत कई सारे बरसों से मुझे पूछा गया था राजनीति ज्वाइन करने के लिए, कई सारे पक्षों से पूछा गया था, लेकिन मेरे दिमाग में ये कभी ख्याल आया ही नहीं था, इसलिए मैंने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी थी। लेकिन जब ख्याल आया तो इसी वजह से आया है कि ये एक विचारधारा की लड़ाई बन चुकी है। आपको बहुत आश्चर्य होगा ये जान के कि कितने छोटे बड़े ग्रुप सामने से आकर मेरे साथ जुड़ गए हैं। फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेसी, मराठी लोककरण, ये दूसरी एक समिति है जो मराठी कल्चर को आगे बढ़ाने की समिति है। ऐसे कई समितियाँ जो पॉलिटिकली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन वो सामने से आकर मुझे अप्रोच हुई है और उन्होंने अपना पूरा सहकार्य मुझे दिया है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर मेरी बातें लोगों को इस तरह से लग रही है तो उसके पीछे एक ही वजह हो सकती है कि मेरी सच्चाई
उनके सामने रखने की मैं कोशिश करती हूँ। और मैं बहुत उन कम चुनिंदा एक्ट्रेस में से हूँ जो कोशिश करती है कि अच्छी हिंदी बोले। यहाँ तक ज़्यादातर लोगों को ठीक तरह से हिंदी भी नहीं बोलनी आती, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी भाषा जो है शुद्ध हो, और ख्याल तो मेरे बहुत शुद्ध है पहले से, तो इसलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो सच्चाई मेरी सामने आ रही है। बिल्कुल, लेकिन जिस लोकसभा सीट से आप चुनावी मैदान में हैं उर्मिला, वो बीजेपी का गढ़ जानकारों का एक तबका लगातार बता रहा है, कह रहा है कि देखिए साहब, मौजूदा सांसद बीजेपी के हैं, 1989 से 2004 तक तो वो बीजेपी का गढ़ ही हुआ करता था। चुनौती कहीं ज्यादा है क्या आपके सामने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में? ऐसा मुझे मीडिया से भी कहा गया है, बार बार कहा गया है। और 2004 से 14 तक 10 बरस दरअसल वहाँ कांग्रेस थी, लेकिन इसके बावजूद इससे ये सब इसको एक बड़ा भयानक सा रूप दिया गया है। लेकिन अब तो जो है वो है, अभी तो पैर आगे बढ़ चुका है, तो वो पीछे लेने में मतलब नहीं है। और मैंने जैसे कहा कि क्योंकि ये विचारों की लड़ाई है, ना कि किसी व्यक्ति के खिलाफ लड़ाई है, तो मुझे पूरा यकीन है इस बात में कि मैं हमेशा कहती हूँ कि लोकतंत्र में एक ही स्टार होता है और वो सिर्फ और सिर्फ लोग होते हैं। तो हम उनके ऊपर छोड़ देते हैं, मुझे सिर्फ उनके सामने जाके आज की सच्चाई रखनी है, और वो मैं कर रही हूँ, बाकी हमें उन पर छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है उर्मिला मातोंडकर, वो मुंबई की एक आम कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। वीके कृष्णा मेनन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, आजादी के वक्त के उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से सांसद चुनकर आते थे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राम नायक उस कॉन्स्टिट्यूंसी से लगातार चुनाव लड़ते रहे, जीतते रहे। आपके मुताबिक मुंबई नॉर्थ के मुद्दे क्या हैं? मुंबई नॉर्थ अलग वजह से एक बहुत चैलेंजिंग क्षेत्र है, क्योंकि ये मुंबई का हिस्सा होने के बावजूद जितने हम आगे आगे चले जाते हैं, ऐसे लगता नहीं है कि हम मुंबई जो एक स्मार्ट सिटी, जो एक ड्रीम सिटी कही जा सकती है। अपने सारे जो सपने हैं वो लेकर लोग इस शहर में आते हैं, लेकिन यहाँ भयंकर समस्या जो पहली है वो लोगों के घरों की है कि बहुत सारे स्लम्स है यहाँ पर, बहुत बड़ी स्लम्स है, और बहुत लोगों के रहने की बहुत बड़ी समस्या है। और वो मुझे बहुत खुशी है कि स्लम रीडेवलपमेंट के जरिए 500 स्क्वायर फीट का घर इन रीडेवलपमेंट के लोगों को मिलने का आश्वासन ऑलरेडी कांग्रेस कर चुकी है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके बावजूद पॉपुलेशन इतनी है कि लोकल ट्रेन्स की बहुत बड़ी समस्या है, बहुत सारी समस्याएं हैं, कोई कमी नहीं है उसकी। महिलाओं के हेल्थ केयर की बहुत बड़ी समस्या है जी। लेकिन जो मौजूदा सरकार है उसने तो वादा किया कि देखिए साहब, हम देश में स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, हम आयुष्मान जैसी स्कीम लेकर आए हैं जिसमें गरीबों को बेहतर इलाज मिलेगा। मुंबई पर विशेषकर ध्यान देने का लगातार दावा किया जाता रहा। क्या आपको लगता है कि मुंबई नॉर्थ तक विकास के वो दावे नहीं पहुंचे? मुझे लगता है स्मार्ट सिटी नहीं बने, बहुत सारे उनके दफ्तर जो है वो बड़े स्मार्ट बन गए हैं, बड़े वाईफाई और हाई स्केल बन गए हैं। और बेटी बचाओ बताने वाले, मैं और एक बात बताती हूँ, ये बेटी बचाओ का नारा लगाने वालों ने, बहुत दुख की बात है, खेद की बात है कि एक बेसिक आरोग्य व्यवस्था भी इस एरिया में इतनी पुअर है, इतनी गिरे हुए स्तर की है कि आपको बहुत दुख होता है ये सोच के कि ये एक बेसिक जो जिंदगी से जुड़ी चीज़ है वो क्यों नहीं की गई है। क्योंकि महिलाओं का आरोग्य स्वस्थ होगा तभी तो कुछ समाज में घर और उनके बच्चे और परिवार सही होंगे। और ये एक लेवल पे इमीडिएट होने वाली चीज थी, ये तो पहले कर सकते थे। तो बेटी कहां से बचेगी अगर उसकी आरोग्य ठीक नहीं होगा? जी, भयानक अवस्था में है यहाँ की आरोग्य व्यवस्था औरतों की। बिल्कुल, तो सिर्फ औरतों की स्थितियां सेहत के मोर्चे पर ही बेहतर नहीं है हिंदुस्तान में उर्मिला मातोंडकर। अगर हम राजनीति को, सियासत को भी देखें तो महिलाओं की हिस्सेदारी बहुत कम है अपेक्षाकृत। मौजूदा स्थिति में भी 16वीं लोकसभा में जो कुल महिला सांसद हैं, वुमेन एमपीज हैं, वो केवल 12% हैं, जबकि आबादी 50% है। आपको लगता है कि महिला के तौर पर भी आपके सामने चुनौती कहीं ज्यादा है अगर आप चुनाव जीतकर आ जाती हैं तब भी? जाहिर सी बात है, बहुत ज़्यादा है। और देखिए, अभी मेरा नाम जब से अनाउंस हुआ है, ट्रोलिंग की कोई सीमा नहीं रही। मतलब ट्रोलिंग ही ट्रोलिंग ही ट्रोलिंग ही ट्रोलिंग, कोई मुद्दा ही नहीं छोड़ा है जिसके ऊपर ट्रोलिंग नहीं हुई है। और इतनी गलत और झूठ चीज़ों को मेरे बारे में फैलाया गया है कि जो कंप्लीटली बेबुनियाद है, झूठ है
और अभी कल 1 अप्रैल के दिन भी इन्होंने एक ट्वीट जाहिर किया था कि उर्मिला मातोंडकर ने फाइनली बीजेपी ज्वाइन कर ली है, और उसके ऊपर उनके माननीय सीएम का नाम लेके कि उन्होंने मध्यस्थी करा के मुझे, मतलब ये इसको मैं भी क्या बोलूं। तो मुझे लगता है महिलाएं जो है कहीं ना कहीं हिचकिचाती है इन्हीं वजहों से, क्योंकि यहाँ पे बोलते हैं ना जैसे स्टील की नर्व्स वाली महिलाओं की जरूरत है, और इन सारी चीजों से भयभीत होने वाली मैं तो हूं नहीं। ये मेरा अभी का चैलेंज है, और अगर कि मैं कल जीत कर भी आती हूं तो मेरे लिए यही चैलेंज रहेगा कि इन सारी मुद्दों को मैं आगे लेकर चलूं, और उनमें मेरे लिए महिलाओं के मुद्दे भी सबसे ज्यादा आगे होंगे। लेकिन आपने ट्रोलिंग का जरूरत तो है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपकी आपने अभी ट्रोलिंग का जिक्र किया, सोशल मीडिया का जिक्र किया। सोशल मीडिया पर आपको ट्रोल आपके पारिवारिक जीवन की वजह से भी किया जा रहा है, आपकी शादी की वजह से किया जा रहा है, धर्म को लेकर किया जा रहा है, लगातार आपके पास भी ट्वीट्स आ रहे होंगे। इस तरीके के तमाम सवालों पर क्या कुछ जवाब उर्मिला मातोंडकर का? पहले तो मुझे ये चीज ही बहुत गलत लगती है कि मुझे इन सवालों पे जवाब देना पड़ रहा है, क्योंकि इसका अधिकार मुझे मेरे संविधान ने दिया है कि मैं क्या धर्म पालन करूं, मैं किससे शादी करूं, किस धर्म के व्यक्ति से शादी करूं, क्या ये मेरी मूलभूत अधिकार है भाई। आप कोई नहीं होते मुझे ये सब बताने वाले। मैंने कभी मेरा धर्म नहीं बदला, ना ही मुझे कभी मेरा धर्म बदलने के लिए कहा गया था। तो मुझे समझ में नहीं आता मेरे धर्म पे सवाल उठाने वाले ये लोग होते कौन है। मैं अपना धर्म उतनी ही शिद्दत से पालती हूँ जितने मेरे पति उनका धर्म पालते हैं, और ये सवाल आज क्यों उठ रहे हैं, ये इस भारतवर्ष में इससे पहले कभी नहीं उठे हैं, और इसे मैं नफरत की राजनीति कहती हूँ, और इसे ही मैं गलत चीजें फैला कर लोगों के ऊपर कोई प्रोपेगेंडा करके आपस में भड़काना, ये करना, इन सारी चीजों से आगे नहीं बढ़ने को होगा, ना कोई विकास होगा। बिल्कुल, लेकिन जब हम ट्रोल की बात करते हैं तो एक और लगातार जो सोशल मीडिया में जाऊंगी, भाग जाऊंगी, बिल्कुल नहीं, भागना नहीं चाहिए राजनीति में। लेकिन उर्मिला मातोंडकर एक और ट्रोल है जो लगातार ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया में, जिसको लेकर काफी चर्चा हो रही है, और वो ये कि उर्मिला मातोंडकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सबसे बड़े चेहरे के पारिवारिक सदस्य हैं, उन्हीं के परिवार का हिस्सा हैं। क्या आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी पहुंची है? क्या आपको भी ये नई जानकारी मिली है? हाँ जी, मैंने भी ये पढ़ा नेट पे, तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ, बहुत सम्मान के साथ। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ मतलब उन लोगों के लिए कि ये वो बात भी मतलब कंप्लीटली पूरी तरह से झूठी है और बेसलेस है। एक और बयान आपका जो कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने के बाद सुर्खियों में आया, उसमें आप ये कहते हुए नजर आई, जब आपसे पूछा गया कि चौकीदार चोर है, इस कैंपेन को लेकर आपकी क्या राय है, आपने कहा कि नहीं, आप इस कैंपेन को एंडोर्स नहीं करते हैं, आप नहीं कहेंगे कि चौकीदार चोर है। क्या वाकई आप अभी भी उसी बयान पर कायम हैं, या आपकी इस बात को भी तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया? बहुत ज्यादा तोड़ मरोड़ कर, मतलब बहुत ज्यादा। दरअसल वो मेरी पहली मीटिंग थी, और प्रेस मेरा नाम ऑलरेडी मेरा नाम चर्चा में था कि यहाँ से शायद मेरी उम्मीदवारी जाहिर होने वाली है। हर तरह के प्रेशर टैक्टिक्स मेरे पे ट्राई किए जा रहे थे, यहाँ तक कि मैं मेरे घर से जब बोरीवली पे जा रही थी गाड़ी में, तब तक कि मुझे बड़े बड़े विपक्ष के नेताओं के फोन और मैसेजेस आए, तुम्हें बलि का बकरा बना दिया गया है, ऐसे मैसेजेस आए। फिर मैंने कहा बकरा नहीं, वैसे तो मैं बकरी बनूंगी, लेकिन खैर मुझे मेरे अंदर इतना मेरे ऊपर प्रेशर बनाए रखा है था। और जब मैं वहां पहुंची तो मीडिया बहुत जबरदस्त तादाद में वहां मौजूद थी। जब मैंने इंटरव्यू दिए, मेरे पीछे 50 लोग, मेरे आंखें 50 लोग, पूरी खींचातानी। और मैंने उनको कहा कि हम अंदर इंटरव्यू करते हैं, लेकिन वो नहीं माने, और मेरे आउट ऑफ माई रिस्पेक्ट फॉर द मीडिया मैं कुछ सवालों के जवाब उधर ही दे रही थी, और इस सब चीजों में ये चीज को तोड़ मरोड़ कर गलत पेश किया गया है। जिस इंसान की मैं इतनी इज्जत करती हूँ, हमारे माननीय नेता श्री राहुल जी गांधी, जो मैं समझती हूँ एक बहुत विनयशील, विनम्र, सबको साथ लेकर जाने वाले नेता है, और मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत कड़ी टक्कर दी है इन लोगों को ऑलरेडी 3 स्टेट्स में जहाँ पे हम लीड पर है। तो मुझे ऐसे लगता है ऐसे इंसान के बारे में और उनकी सोच के बारे में मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ। और जो उन्होंने कहा वो सच है, ये तो पूरा दुनिया कह रहा है, देश कर रहा है, देख रहा है। आज मैं देख रही हूँ कि कुछ विपक्ष की रैलीज में भी ये नारा लग चुका है। तो मतलब मुझे नहीं लगता मुझे इसके ऊपर सफाई देने की भी जरूरत है। ये बहुत ही बचकानी और क्या कहते हैं उस वजह से बच्चों जैसी हरकत लगी मुझे कि इस चीज को भी। बट मुझे लगता है कि मीडिया का एक हिस्सा तो जरूर है कि जो बहुत शिद्दत से
ये रूलिंग पार्टी के साथ है और मैं उनकी भी इज्जत करती हूँ। आखिरकार ये पार्टी है पावर में और वो बहुत मतलब वो पार्टी है कि जो आपको छोड़ेगी नहीं। तो उनसे भयभीत होकर शायद वो लोग ये सारी चीज़ें करते हैं। जब वो मुझे सवाल पूछते हैं, मुझे उनके सवालों में साफ साफ नजर आता है कि वो सवाल कहाँ से आ रहे हैं। जी, सवाल ही आप अगर उस रुख से करें तो आपको जवाब उस रुख से मिलेंगे, ऐसा होता है। बिल्कुल। उर्मिला, आज कांग्रेस पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है जिसमें 3 बातों को सबसे ऊपर रखा है प्राथमिकता के लिहाज से, जिसमें रोजगार का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है और महिला सुरक्षा का मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि अगर वो 2019 में सत्ता में आते हैं तो महिलाओं को नौकरी में 33% आरक्षण दिया जाएगा। इस तरीके का वादा 2009 में भी कांग्रेस ने किया था। 5 साल में वादा वो पूरा नहीं हुआ था। चुनावी घोषणा पत्र को कांग्रेस के आप किस तरीके से देखती हैं, किस तरीके से आंकती हैं, और क्या आपको लगता है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का वोटर भी कांग्रेस के घोषणा पत्र पर ही वोट डालने जाएगा? मुझे लगता है बहुत ज़रूर जाएगा, क्योंकि ये जो स्कीम, न्याय स्कीम पहले तो इंट्रोड्यूस की गई है, वही अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि पहली बार ये जो डायरेक्ट ट्रांजिशन का मुद्दा यहाँ पे आया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे किसी योजना के थ्रू किसी गरीब को वेट करके कोई चीज़ उनके हाथ में नहीं आ रही है, बल्कि डायरेक्टली उनके खातों में ये पैसे ट्रांसफ़र होने की घोषणा की गई है, जो कि बहुत मतलब कि वेलकमिंग है ये चीज़। और मुझे लगता है वो सबसे बड़ा मुद्दा है आज देश के सामने, क्योंकि जहां हम थे उससे हम लोग बहुत ज़्यादा पीछे जा चुके हैं। रहा मुद्दा विमेन का, तो मुझे लगता है वो भी वो तो इस बार तो होके रहेगा। और मैं यहाँ आपके सामने बैठी हूँ। जी जी, कहें आप। मेरे अलावा कई ऐसे विमेन कैंडिडेट्स हैं जिन्हें प्रायोरिटी दी गई है आगे लाने की कोशिश है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी बेसिकली हमेशा अपनी महिलाओं को साथ में लेकर चलने वाली पार्टी रही है। जिस पार्टी की इतनी बड़ी लीडर महिला रह चुकी हो, माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उसके बाद में माननीय श्री सोनिया गांधी जी ने बहुत अच्छा और कड़ा नेतृत्व अपनी पार्टी को किया, उन्हें वापस पावर में लाया और फिर नम्रता पूर्व इतना बड़ा पद स्वीकार नहीं किया। मुझे लगता है ऐसी महिलाएं जिस पार्टी में रह चुकी हो, मुझे लगता है वो पार्टी तो हमेशा महिलाओं को आगे लेकर चलेगी।